नमस्कार साथियों, मैं आर.के. सिंह आप सभी का संस्कृति आईएएस के खास कार्यक्रम करंट अफेयर्स एनालिसिस में स्वागत करता हूं। आज हम इस अपने कार्यक्रम में एक खास राजनीतिक मुद्दे की चर्चा करेंगे। चूँकि जो मुद्दा है वो राजनीति, चुनाव और चुनाव प्रणाली से जुड़ा हुआ है और हमारे देश में जो चुनाव है एक बड़ा मुद्दा होता है। और इस चुनाव में अगर एक आंकड़े की हम माने तो पिछले आम चुनाव में 55 से लेके 60,000 करोड़ तक की राशि खर्च हुई थी। तो इस आधार पे हम निष्कर्ष निकालें तो जो देश के राजनीतिक संगठन हैं या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपने चुनाव प्रचार और अन्य गतिविधियों पर एक बड़ा अमाउंट या एक बड़ी राशि खर्च करती हैं, जिसका एक बड़ा भाग इनको अनुदान, दान या डोनेशन के रूप में प्राप्त होता है। और ये जो डोनेशन होता है ये या तो कैश के रूप में प्राप्त होता है या इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि देश के काले धन के रूप में इसमें अंतर प्रवाह होता है। तो इस तरह से क्या है कि देश में इस चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों को जो अनुदान या डोनेशन मिलते हैं, इसमें नगद राशि और ब्लैक मनी का इनफ्लो होता है और इससे क्या है कि अनेक प्रकार की समस्याएं देश में उत्पन्न होती हैं। और साथ ही क्या है कि चुनाव में पारदर्शिता का अभाव होता है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में एक घोषणा की और एक चुनावी बॉन्ड के लिए क्या किया, एक प्रस्ताव रखा और ये कहा कि इसको हम आने वाले समय में क्या करेंगे, लागू करेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। वर्ष 2018 में यह जो चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल जो बॉन्ड था उसको औपचारिक रूप से लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था जो देश में चुनाव हो रहे हैं और उस दौरान जो अलग अलग राजनीतिक संगठन या पार्टियां हैं जिनको बड़े स्तर पे डोनेशन प्राप्त होते हैं, उनको पारदर्शी बनाना। साथ ही देश में जो ब्लैक मनी इस चुनावों में क्या की जाती है, खपत की जाती है और इसी के साथ नगद जो हस्तांतरण होते हैं उन पर रोक लगाने के लिए यह चुनावी बॉन्ड स्कीम प्रस्तुत किया गया। लेकिन हाल ही में क्या है कि इस जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो ये चुनावी बॉन्ड है इसका दुरुपयोग होता है और इसको एक वैध रिश्वत के रूप में चुनावों में प्रयोग किया जाता है। और इसी याचिका के संदर्भ में क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक कमेटी गठित की है और इस याचिका पर सुनवाई जारी है। और आज भी इस याचिका की सुनवाई का दूसरा दिन था और यही आज हमारा मुद्दा है कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और इसी मुद्दे से संबंधित जो विभिन्न पहलू होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो ये न्यूज़ था ये विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। उन्हीं समाचार पत्रों में से द हिंदू समाचार पत्र की हेडलाइंस को हम अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। तो जो हेडलाइंस थी वो क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीइंग यूज्ड टू ट्रेड फेवर्स, यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका इस्तेमाल या जो उपयोग कह सकते हैं ये फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, इसकी संभावनाओं पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। और इसी के दौरान क्या है कि जो याचिकाकर्ता थे या जो उनके वकील थे उन्होंने कोर्ट में ये दलील दी कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका उपयोग अब वैध रिश्वत के रूप में किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो चुनाव प्रणाली या जो चुनाव है वो विकृत होता जा रहा है, जिसके लिए क्या करना होगा कि हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसी हेडलाइंस के साथ आज ये न्यूज़ समाचार पत्रों में थी। अब इस न्यूज़ से संबंधित कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो प्रमुख हैं। आखिर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। दूसरा हम देखेंगे इससे संबंधित कौन से प्रमुख बिंदु हैं। चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। इसी के साथ हम देख लेंगे कि जो ये चुनावी बॉन्ड स्कीम बनाई गई थी इसके बेनिफिट्स, मेरिट्स क्या हैं
और इससे संबंधित कौन सी समस्याएं या चुनौतियां हैं, और सबसे अंत में देखेंगे कि किन बिंदुओं के आधार पर इस चुनावी बांड योजना की आलोचना की जाती है। तो ये आज हमारे चर्चा के कुछ प्रमुख बिंदु होंगे। अब हम विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो पहले ही हमने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने चुनावी बांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए क्या किया है कि 5 जजों की एक कमेटी गठित की है और उनको इस पे सुनवाई के लिए क्या किया है, दिशा निर्देश दिया है और इस पे सुनवाई की जा रही है। अब इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने क्या कहा है कि जो चुनावी बांड है, इससे मिलने वाले दान का जो स्रोत है, ये राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, सिर्फ जनता के लिए अज्ञात है। यानी कि जो इसकी सूचना गुप्त रखी जाती है, ये केवल जनता के आधार पे इसको नहीं बताया जाता है, बल्कि पार्टियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको जान जाती हैं। साथ ही क्या है कि जो दान का स्रोत होता है, उसके गुमनाम रहने से भी क्या है कि अनेक प्रकार की अंतर्निहित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये हमने देखा कि इस मुद्दे से संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएं। अब देख लेते हैं कि जो ये चुनावी बांड, जो इलेक्टोरल बांड है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, ये होता क्या है। तो देखिए, जो चुनावी बॉन्ड है, ये एक तरह से ठीक वैसे ही होता है जैसे हम किसी रुपए की नोट को देखते हैं, यानी कि एक कागज़ का टुकड़ा जिस पे कुछ शब्द अंकित होते हैं, कुछ प्रतिलिपि अंकित होती है, और ये क्या होता है कि एक वित्तीय साधन होता है जिसके रूप में क्या किया जाता है कि राजनीतिक संगठन या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको सहयोग, दान या डोनेशन दिया जाता है। दूसरी बात, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि राजनीतिक जो संगठन है या जो पार्टियां हैं, उनको सहयोग देना, यानी कि वित्त के रूप में उनको पोषित करना। और ये क्या होता है, इसके द्वारा पारदर्शिता बरती जाना, यानी कि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि हमने बताया कि ये सबसे पहली बार चर्चा में कब आया, तो ये 2017-18 के बजट के दौरान इसकी चर्चा हुई और इसको मनी बिल कह सकते हैं, उसके अंतर्गत पेश किया गया। दूसरी बात कि इसके लिए क्या है कि जो रिजर्व बैंक एक्ट है 1934 और जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसके अंतर्गत क्या किए गए, कुछ इसमें बड़े संशोधन किए गए। अगर हम बात कर ले तो कुछ बड़े संशोधनों की, तो इसमें ये कहा गया कि अब किसी भी राजनीतिक संगठन या फिर राजनीतिक पार्टी डोनेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक कैश नहीं प्राप्त कर सकती, या किसी भी पार्टी को अनुदान, दान या डोनेशन 2000 से अधिक कैश के रूप में प्रदान नहीं किया जाता। और दूसरी बात ये कही गई कि अगर 2000 से अधिक अनुदान या डोनेशन देना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाना होगा। और इसी के लिए क्या है कि ये इलेक्टोरल या ये जो चुनावी बॉन्ड है, इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर कुछ अन्य बातों की हम चर्चा करें तो जो ये चुनावी बॉन्ड जारी किए जाते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी में जारी किए जाते हैं। यानी कि जैसे आपके नोट होते हैं कि 5 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट, 50, 20, 100 या 500, तो इसी तरह से ये बॉन्ड भी क्या होते हैं कि अलग अलग राशि के होते हैं। जो सबसे कम राशि का बॉन्ड होता है वो 1000 रुपये का होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड होता है। इसी के साथ क्या है कि 10,000 रुपये, 1 लाख और 10 लाख रुपए के क्या किए जाते हैं, बॉन्ड जारी किए जाते हैं। अगर कुछ अन्य बातों की हम चर्चा करें तो ये जो बॉन्ड होते हैं, ये देश का कोई भी नागरिक या संस्था या कंपनी इसको खरीद सकती है। साथ ही क्या है कि एकल व्यक्ति के रूप में भी या किसी संस्था या एक से अधिक संयुक्त रूप से भी इसको खरीदा जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता थी। साथ ही क्या है कि इसमें जो लोग इस बॉन्ड को
परचेज करते हैं उनके नाम क्या किए जाते हैं, गुप्त रखे जाते हैं, यानी कि उनके नाम गोपनीय होते हैं। और बॉन्ड खरीदने वाले क्या करते हैं कि बैंक को अपनी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो प्रदान करते हैं, यानी कि केवाईसी करना इसके लिए अनिवार्य शर्त है। दूसरी बात कि जो बॉन्ड खरीदने वाले हैं उसका जिक्र अपने बैलेंस शीट में भी करते हैं। और इसी के साथ जो राजनीतिक दल है वो चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। वो इसको तभी प्राप्त कर सकते हैं जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत वो पंजीकृत हों। तो पहली कंडीशन क्या है कि वही राजनीतिक संगठन या दल इस चुनावी बॉन्ड के अंतर्गत इसको प्राप्त कर सकते हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड होंगे। साथ ही क्या है, जो लोकसभा या राज्यसभा का जो पिछला आम चुनाव हुआ है उसके पड़े मतों का कम से कम 1% मत उन्हें प्राप्त हुआ हो। तो ये क्या है, ये शर्त थी कि राजनीतिक दल किस आधार पे इस बॉन्ड को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी अगर कुछ अन्य बातों की चर्चा हम करें तो क्या है कि जो ये चुनावी बॉन्ड होते हैं, ये जो पात्र इसके व्यक्ति या जो संस्था होती है वो राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से ही इसको क्या किया जा सकता है, कैश किया जा सकता है। साथ ही क्या है कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को भी यह बताना होता है कि चुनाव बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने कितनी राशि अर्जित की है। और इसी के साथ क्या है कि बैंक इन बॉन्डों पर कोई ब्याज प्रदान नहीं करता है। साथ ही क्या है कि जो ये चुनावी बॉन्ड जारी होते हैं ये जिस तारीख को जारी होते हैं उससे 15 दिन तक वैध होते हैं। इसके बाद अगर कोई राजनीतिक दल इसको कैश कराने के लिए बैंक के पास जाता है तो बैंक उसको अस्वीकार कर देता है, यानी कि इसके बदले में कोई भुगतान नहीं करता है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर कैलेंडर के अनुसार देखें तो इस चुनावी बॉन्ड के वैध रहने की जो सीमा है वो 15 डेज या 15 दिन है। अब इसके कुछ लाभ की हम बात कर ले कि जो ये चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसके मेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आती है। दूसरी बात कि इससे क्या होता है कि जो चुनावों में ब्लैक मनी या फिर कैश का इनफ्लो होता है उस पर लगाम लगती है या रोक लगती है। और इस तरह से क्या होता है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से संपादित होता है या संपन्न होता है। अब इसी को कुछ प्रमुख बिंदुओं के रूप में आपके सामने लिखा गया है, यानी ये कहा जा रहा है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है कि चुनावी बॉन्ड केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो बैंक में अपना केवाईसी करवाए हों। और साथ ही क्या है कि इस चुनाव को वित्त पोषण प्रणाली में काले धन के प्रवाह पर क्या किया जाता है, इसके द्वारा रोक लगाया जाता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि जो ये चुनावी बॉन्ड है इसको खरीदने वाले को क्या करना होता है, इसको अपने बैलेंस शीट में दिखाना होता है। इसका प्रभाव क्या होता है कि इससे पारदर्शिता होती है और साथ ही क्या है, जवाबदेहिता भी बढ़ती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और जो चुनावी बॉन्ड है इसको खरीदने वाले का नाम क्या किया जाता है, इसको ओपन नहीं किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई प्रतिरोधी या विपरीत पार्टी है वो दूसरे ऐसे दानकर्ताओं को नहीं जान पाती है और जिसके कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति या उस संस्था के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर पाती है। तो इस चुनावी बॉन्ड के क्या हैं, ये कुछ मेरिट्स थे। अब देख लेते हैं कि इस बॉन्ड से संबंधित कौन सी प्रमुख समस्याएं या चुनौतियां हैं या फिर इनकी किन आधारों पर आलोचना की जाती है। तो जो सबसे पहली आलोचना इनकी की जाती है वो ये की जाती है कि जो बॉन्ड हैं ये सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के माध्यम से बेचे जाते हैं। इसके आधार पर ये कहा जाता है कि चूंकि ये सरकार के बैंक हैं और इनके पास क्या होता है कि जो दान करता है उनके डेटा सबमिट होते हैं, जिसको क्या कर सकती है कि सत्ताधारी पार्टी यूज कर सकती है। ये इसका एक बड़ा डीमेरिट है। साथ ही क्या है कि
राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए जो प्राप्त राशि है उसका खुलासा करने से भी छूट प्राप्त है। ये इसकी एक डीमेरिट है, क्योंकि ये डिमांड है कि जनता को भी ये अधिकार है कि वो जाने कि अमुक पार्टी को कितना चुनावी बॉन्ड के अंतर्गत राशि प्राप्त हुई है, साथ ही किसने ये राशि प्रदान की है। तो इससे क्या होता है कि चुनावी फंडिंग में क्या है, अपारदर्शिता बढ़ती है, जो इसके डीमेरिट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर अन्य कुछ इसके डीमेरिट्स की बात करें तो यह प्रावधान नागरिकों के जानने के अधिकार यानी उनके अभिव्यक्ति के अधिकार का भी हनन करता है, जो कि क्या है कि अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देखा कि जो देश में चुनावी बॉन्ड से संबंधित याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई वर्तमान में चल रही है, उससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु और उससे संबंधित बातें, यानी कि जो ये चुनावी बॉन्ड है इसकी क्या महत्ता है, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, और इस पे क्या हो सकता है कि आपके परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो आज का मुद्दा है ये यूपीएससी पाठ्यक्रम के जीएस पेपर 2 यानी कि भारतीय राज व्यवस्था और गवर्नेंस से जुड़े हुए टॉपिक से जुड़ा है। तो इस पे आपके पीटी के और मेंस के अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये टॉपिक क्या है कि आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो इसको आप ध्यान से इसके प्रमुख प्रावधानों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप इससे जुड़े कोई प्रश्न हमसे जानना चाहते हैं या अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इससे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।